बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, मैंने कल आपको गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित 3 एग्जाम्पल बताए थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि किसी बहुमंजिली भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। और जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से, उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। क्लियर? तो गेंद कितने ऊपर जाएगी? मतलब क्या कि बेटा एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है वो 25 मीटर है, यानी 25 मीटर की हाइट है, एक बिल्डिंग है। और उसके जो अंतिम बिंदु है ए, उससे एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है स्मॉल एच ऊंचाई तक, मैंने मान लिया। तो इसका मान ज्ञात करना कि ये कितनी ऊपर जाएगी गेंद। अच्छा, उसका प्रारंभिक वेग देखा है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है पहले से। अब चूंकि हम जानते हैं कि बेटा अधिकतम ऊंचाई पर, यानी बिंदु बी के लिए बात करते हैं, तो बिंदु बी पर बी इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा? 0। अंतिम वेग क्या होता है? 0। क्या होगा बेटा? अधिकतम ऊंचाई पर जब वेग 0 हो जाएगा तभी तो वस्तु गेंद या नीचे आएगी। तो गेंद नीचे कब आएगी? जब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। तो जब गेंद का अंतिम वेग 0 हो जाएगा तभी ही गेंद वापस आएगी, अन्यथा वो और ऊपर जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि स्मॉल एच ऊंचाई पर, यानी बिंदु बी पर पहुंचने पर वेग का अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है? 0। क्लियर? ये आंसर नंबर 4 के लिए बात कर रहे हैं हम। आंसर नंबर 4 के लिए तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? 0। तो वो कह रहा है कि गेंद कितने ऊपर जाएगी। तो नंबर ए आंसर निकालना, तो गेंद कितने ऊपर जाएगी। अब चूंकि गति के तृतीय समीकरण से, तो गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है बेटा? नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे, इसलिए बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh ये होता है। जब गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो मैंने बोला कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा आता है? ऋणात्मक। तो इसलिए ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। आगे बात करते हैं, चूंकि बिंदु बी पर जो वेग है वो क्या है? 0। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 और इंटू एच का मान हमें ज्ञात करना है। ये कितना हो गया? 400, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, ये 400 हो गया इक्वल टू 2 इंटू 10 का मतलब 20 हो गया और एच हो गया। या एच इक्वल टू आपके पास आ गया 400 बटे में 20, यानी आपके पास में कितना आ गया? 20 और क्या गया? मीटर। तो गेंद कितने ऊपर जाएगी बेटा? 20 मीटर हाइट पर जाएगी। यानी गेंद कितने ऊपर जाएगी? 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। क्लियर? अब मैं कह रहा हूँ कि गेंद को बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये तो हो गया कि गेंद 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब गेंद को फेंका जाता है, यानी बिंदु ए से गेंद को फेंका जाता है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक, फिर बिंदु बी से बिंदु सी तक आने में उससे कितना समय लगता है टोटल। दोबारा से सुन लीजिए, जब गेंद को बिंदु ए से फेंका जाता है तो गेंद बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में और बिंदु बी से बिंदु सी तक जाने में उसने कुल टोटल कितना समय लिया। तो मैं कहूँगा कि गेंद को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में लिया गया समय, तो गेंद द्वारा बिंदु ए से बी तक जाने में लिया गया समय तो गेंद को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में लिया गया समय। अच्छा, गति का जो प्रथम समीकरण है बी इक्वल टू होता है यू माइनस जी टी, यही काम में ले लेते बी माइनस यू। अच्छा, अंतिम जो बिंदु बी पर तो वेग क्या होता है? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। जी का मान कितना? 10 और टी तो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे से आ गया 20 इक्वल टू 10 टी, या फिर टी इक्वल टू आपके पास आएगा 2 सेकेंड। यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड का। अब लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिंदु बी से बिंदु सी तक आने में गेंद द्वारा लिया गया समय तथा बिंदु बी से सी तक
आने में लिया गया समय। अब गेंद के द्वारा बिंदु बी से बिंदु सी तक आने में लिया गया समय, तो क्या होता है बेटा, H इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे आ रही है इसलिए प्लस। H का मान टोटल कितना आ गया, देखो 20 तो ये पहले से था, और 25 तो पहले से था, 20 और आ गया, तो 20 यानी 25 प्लस 20 लिख सकते हैं H की जगह। U का प्रारंभिक वेग क्या होता है, उसका 0, तो ये 0 इंटू में t प्लस में हाफ, g का मान 10 और टी स्क्वायर मुझे निकालना है। 20 और 25 कितनों के 45, तो 45 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर इक्वल टू 45 अपॉन में 5 इक्वल टू 9, या t इक्वल टू आपके पास आ गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तो बिंदु B से बिंदु C तक आने में, और 2 सेकेंड बिंदु A से बिंदु B तक जाने में। तो गेंद के द्वारा लिया गया कुल समय, तो गेंद के द्वारा लिया गया कुल समय यदि मैं t मानूं तो t इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 सेकेंड। तो टोटल कितना समय लेगी गेंद, 5 सेकेंड का, यानी गेंद के द्वारा बिंदु ए से और बिंदु सी तक आने में लिया गया कुल समय कितना आएगा, 5 सेकेंड। क्लियर बेटा, एक बार पुनः देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी गेंद, ये बिल्डिंग है 25 मीटर की, तो इस बिल्डिंग के बिंदु ए से किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है, गेंद ऊपर जाती है, फिर दोबारा वो नीचे जमीन पर आकर टकरा जाती है। तो पहला ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि गेंद कितने ऊपर जाएगी, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने इसके लिए गति का तृतीय समीकरण लगाया, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो आपने इस सूत्र की सहायता से h का मान निकाल लिया 20 मीटर, यानी जो गेंद है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक कितनी दूरी तय करेगी, 20 मीटर की। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि जब गेंद को बिंदु ए से फेंका जाता है तो वो ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में कुल कितना समय लेगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि ए से बी तक जाने में कितना समय ले रही है, फिर बी से सी तक आने में कितना समय ले रही है गेंद। तो ए से बी तक जाने में लिया गया समय 2 सेकंड आया, और बी से और सी तक आने में लिया गया समय 3 सेकंड आ रहा है। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना गया, 5 सेकंड, यानी गेंद के द्वारा लिया गया कुल समय कितना आ गया बेटा, 5 सेकंड। तो गेंद कितना समय लेगी, 5 सेकंड लेगी। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो आंसर नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंक कर 8 सेकंड के बाद उसे पुनः लपक लेता है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, मैंने ऊपर फेंका और ऊपर फेंकने के बाद उसे पुनः लपक लिया, और टोटल कितना समय लगा, 8 सेकंड, यानी 4 सेकंड तो ऊपर जाने में और 4 सेकंड नीचे आने में। यानी जितना समय कोई भी वस्तु ऊपर जाने में लेती है उतना ही समय वो वस्तु ऊपर से नीचे आने में लेती है। तो टोटल जैसे ही मैंने उसको फेंका ऊपर की ओर और नीचे तक आने में टोटल कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड। तो मैं कहूँगा केवल ऊपर जाने में लिया गया समय तो वो कितना आएगा, 4 सेकंड। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 5 यानी आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5। तो कहूँगा केवल ऊपर जाने में गेंद के द्वारा लिया गया समय तो t इक्वल टू 8/2 यानी 4 सेकेंड। तो केवल ऊपर जाने में गेंद कितना समय लेगी, केवल 4 सेकेंड का समय लेगी। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस वेग से गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया था। तो क्वेश्चन नंबर ए कि किस वेग से गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया था, यानी u का मान हमें ज्ञात करना है।
तो u का मान ज्ञात करना है हमें कि किस वेग से गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया था। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से b इक्वल टू होता है u माइनस जी टी। ये होता है बेटा b इक्वल टू होता है u माइनस जी टी। अब मैं कहूँगा कि अंतिम यानी उसका अंतिम वेग हमेशा क्या होता है, शून्य। जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य। u हमें निकालना है माइनस जी का मान मैंने 9.8 ले लिया, इंटू में 4। तो u इक्वल टू कितने हो गए, 8 चौका 32 की 2 को हाथ से लगी 3, 9 चौक 36 और 39 यानी 39.2 और ये क्या गया मीटर पर सेकेंड। तो गेंद कितने वेग से ऊपर की ओर जाएगी बेटा, 39.2 मीटर पर सेकंड के वेग से गेंद ऊपर की ओर जाएगी। तो ये तो आपके पास पहला आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य होगा। तो कितनी ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य होगा। मैंने माना स्मॉल एच ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य होगा। मैंने मान लिया कि स्मॉल एच ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य होगा। तो गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो मैंने माना कि स्मॉल एच ऊंचाई पर जो वेग है वो क्या होगा, शून्य। अब चूंकि मैं कह रहा हूँ अंतिम वेग तो हमेशा शून्य होता है। u का मान कितना आया, 39.2। तो 39.2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का मान मैंने 9.8 मान लिया और इंटू में क्या मान लिया, h। या इसको मैं लिख सकता हूँ कि 39.2 इंटू 39.2 क्लियर इक्वल टू 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 की 6 का हाथ से लगी 1 और 9 दूनी 18 19.6 इंटू एच। यानी h इक्वल टू आपके पास आएगा 39.2 इंटू 39.2 और अपॉन में कितना आएगा 19.6। h इक्वल टू मैं क्या करूँगा, 39.2 को 39.2 से गुना करके 19.6 का मैं क्या दूंगा, भाग। तो इतना करने पर आपके पास 78.4 कितना बेटा, 78। तो 78.4 मीटर आपके पास आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना आप भले ही। तो आपके पास कितना आएगा, 78.4 मीटर। यानी कुल मिला के बात ये कि जो गेंद का वेग है कितनी ऊंचाई पर शून्य हो जाएगा, 78.4 मीटर की ऊंचाई पर शून्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार पुनः देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंककर 8 सेकंड के पश्चात पुनः लपक लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति ने गेंद को ऊपर फेंका और 8 सेकंड के बाद पुनः लपक लेता है, यानी 4 सेकंड तो ऊपर जाने में लगे गेंद को और 60 सेकंड नीचे आने में लगे। तो केवल ऊपर जाने में गेंद के द्वारा लिया गया समय तो t इक्वल टू 8/2 यानी 4 सेकंड आपके पास आ गया। फिर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वेग से गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया था, यानी प्रारंभिक वेग पूछ रहा है आपसे u। तो मैंने अच्छा u निकालना है मुझे, t मुझे दे रखा है और अंतिम वेग हमेशा शून्य होगा, तभी तो गेंद वापस आती है। तो आपके पास u आ गया 39.2 मीटर। फिर वो कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य हो जाएगा। मैंने मान लिया कि स्मॉल h ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य हो जाएगा। तो गति का तृतीय समीकरण लगाया कि बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसको पूरे को सॉल्व किया, आपके पास 78.4 मीटर आ गया। यानी 78.4 मीटर की ऊंचाई पर जो गेंद का वेग है वो क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आंसर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि एक 200 मीटर की ऊंची मीनार से, ये एक मीनार है, मैं बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 यानी आंसर नंबर 6। ये 200 मीटर की ऊंची मीनार है, ये जमीन हो गई और ये कोई बिल्डिंग दे रखी है आपको मीनार।
जिसकी टोटल हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर। तो 200 मीटर ऊंचाई की एक मीनार से एक पिंड को नीचे की ओर गिराया जाता है। अब कोई एक पिंड है, उसको नीचे की ओर गिराते हैं, उसी समय एक दूसरा पिंड ऊपर की, यानी एक पिंड को तो नीचे की ओर गिराते हैं, क्लियर, और एक पिंड को कहाँ फेंकते हैं अपन, ऊपर की ओर। ये काम करते हैं, क्लियर। एक पिंड को तो नीचे की ओर गिराते हैं, एक पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, क्लियर। और उसी समय एक दूसरा पिंड ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी u इक्वल टू आपको दिया है, और u इक्वल टू कितना दिया आपको, 50 मीटर पर सेकंड, ये आपको दिया है, क्लियर। यानी इसका जो वेग है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकंड, यानी नीचे वाले पिंड को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ज्ञात कीजिए कि वे दोनों कब और कहाँ मिलेंगे। तो मैंने मान लिया कि वो नीचे से स्मॉल h ऊंचाई पर मिलेंगे, और वो बिंदु, जैसे ये मैंने मान लिया बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो बिंदु C पर मिलते हैं, क्लियर। तो वो बिंदु C पर मिलते हैं, बिंदु C की जो हाइट है वो कितनी है, स्मॉल h। दोबारा से सुन लीजिए, एक 200 मीटर ऊंची क्या है, बिल्डिंग है। तो एक तो क्या होता है कि एक पिंड को बिल्डिंग के ऊपर से फेंका जाता है, और उसी समय जस्ट एक दूसरे पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा, जो नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसका वेग दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों पिंड कब और कहाँ मिलेंगे। तो मैंने मान लिया कि दोनों पिंड जो बिंदु सी पर मिलते हैं, और बिंदु सी की जो हाइट है नीचे से ऊपर की ओर वो 200 h है, और ऊपर से नीचे की को कितनी है, 200 माइनस h। 200 माइनस कितनी हो जाएगी, h ही हो जाएगी। तो बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी है 200 माइनस h, जबकि बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी है कितनी, h। क्लियर है आगे बात समझ में। तो मैं कह रहा हूँ कि नीचे से फेंके गए पिंड के लिए, तो नीचे से फेंके गए पिंड के लिए अपन निकालेंगे समीकरण। तो नीचे से फेंके गए पिंड के लिए, तो नीचे से जो ऊपर फेंका गया है पिंड उसके लिए, तो h इक्वल टू क्या होता है, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है फॉर्मूला। h की जगह h दे रखा है, u का मान कितना दे रखा है, 50, t तो मुझे नहीं है पता, फिर माइनस हाफ g का मान 10 रख लेते हैं, और t स्क्वायर। कोई दिक्कत है, और इसको डाल देते हैं, या इसको लिख सकते हैं अपन h इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, क्लियर। और ये आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये तो नीचे से फेंके गए पिंड के लिए। अच्छा, ऊपर से फेंके गए, ऊपर से फेंके गए पिंड के लिए, अब ऊपर से जो पिंड फेंका गया उसके लिए समीकरण निकालते हैं। तो h की जगह अब क्या आएगा, 200 माइनस h, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी रखी है, 200 माइनस h। तो 200 माइनस h इक्वल टू, अच्छा अब इसका प्रारंभिक वेग आपको नहीं दिया गया है, यानी ऊपर से जो पिंड फेंका गया है उसका जो प्रारंभिक वेग है वो भी कितना दे रखा है, तो 200 माइनस h। अच्छा, इसका प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है, 0, तो 0 और प्लस हाफ g की जगह 10 और t स्क्वायर, यानी आपके पास कितना जाएगा, 200 माइनस h 5t स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से समीकरण 1 निकाल लिया और समीकरण नंबर 2 निकाल लिया। अब बात कर रहा हूँ कि मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे, देखो क्या आएगा, 200 माइनस h प्लस h इक्वल टू, इधर कितना है 5t स्क्वायर, और समीकरण 1 में कितना है प्लस 50t माइनस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कट गया, और h से h कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, 200 इक्वल टू 50t, और t इक्वल टू आपके पास आ गया 200 बटे 50,
ये कट गया, 5 चौका 20। तो t इक्वल टू 4 सेकंड के पश्चात भी दोनों मिलेंगे। कितने? यानी फेंकने के 4 सेकंड के पश्चात भी दोनों पिंड आपस में मिल जाएंगे बिंदु C पर। अब बात आती है कि जो t का मान है वो किसी भी समीकरण में रख दूं, तो मैं करूँगी t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा, h इक्वल टू, अच्छा 50 t की जगह 4 रख दो, फिर -5 और t की जगह दोबारा से 4, तो h इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 200 हो गया, 5 चौका 20 माइनस और 5 इंटू 16, 16 पंजे 80 होते हैं, तो माइनस 16 पंजे 80 यानी 120 मीटर। यानी वो नीचे से तो 120 मीटर की दूरी पर और ऊपर से 200 में से यदि 120 जाएंगे कितना, 80 मीटर की दूरी पर, तो नीचे से तो 120 मीटर की दूरी पर और ऊपर से 80 मीटर की दूरी पर बिंदु C पर ये दोनों पिंड आपस में मिल जाएंगे। एक बार पुनः देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 मीटर ऊंचे मीनार से एक पिंड को नीचे गिराया जाता है, उसी समय दूसरा पिंड ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ज्ञात कीजिए कि वे दोनों कब और कहाँ मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने मान लिया कि बिंदु C पर मिलते हैं और बिंदु C की नीचे से बिंदु A से ऊंचाई कितनी है, h, जबकि बिंदु C की बिंदु B से ऊंचाई 200 माइनस h। नीचे वाला पिंड 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, जबकि ऊपर वाले का जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, 0, यानी u का मान क्या होता है, 0। तो नीचे से फेंके गए पिंड के लिए गति के द्वितीय समीकरण से h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। h की जगह h रख दिया, u का मान दे रखा 50 मीटर पर सेकंड और t की जगह t, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, g का मान मैंने यहाँ पे 10 मान लिया। बेटा एक और बात, यदि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करनी है कि थोड़ी सुविधाजनक हो जाए कैलकुलेशन, तो जो स्मॉल g का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो रही है तो आप आराम से जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हो। तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये एक समीकरण आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से फेंके गए पिंड के लिए, तो ऊपर से हाइट कितनी है, 200 माइनस h, अब प्रारंभिक वेग 0 होता है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया, उससे t का मान आ गया 4 सेकंड। t का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख दोगे तो h का मान आ जाएगा, समीकरण 2 में रखोगे तो 200 माइनस h का मान आ जाएगा आपके पास। तो यानी नीचे से तो 120 मीटर की दूरी पर, और यदि 200 में से 120 गए तो 80 आता है, तो ऊपर से 80 मीटर की दूरी पर दोनों जो पिंड है वो आपस में मिल जाएंगे। और कितने समय के बाद मिलेंगे, 4 सेकंड के पश्चात ये दोनों पिंड आपस में मिल जाएंगे। क्लियर आ गई बात समझ में? इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। तो आंसर नंबर 7 के लिए बात करते हैं। आंसर नंबर 7 सबसे पहले आपसे क्या कहता है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की ओर गतिशील एक हेलीकॉप्टर से 500 मीटर की ऊंचाई, h इक्वल टू दिया है आपको, h इक्वल टू दे रखा है 500 मीटर, h इक्वल टू 500 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर गिराया जाता है, तो वह 6 सेकंड के पश्चात, यानी t इक्वल टू आपको दिया है 6 सेकंड, तो वह 6 सेकंड के पश्चात क्लियर पृथ्वी पर पहुंचता है। पत्थर को गिरते समय हेलीकॉप्टर का वेग क्या था, तो पत्थर को गिराते समय हेलीकॉप्टर का वेग क्या था, क्लियर। और जबकि जी का मान आपको दे रखा है पहले से कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हो, क्लियर। बात कैसी है कि ये तो है पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील। अब यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर बनाते हैं और है ये हेलीकॉप्टर है बेटा, एक ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर से एक पत्थर को गिराया जाता है नीचे की ओर। मैंने मान लिया कि जो हेलीकॉप्टर है वो यू वेग से ऊपर की ओर गतिशील है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो पत्थर भी कितने वेग से, यू वेग से गतिशील है।
अब पत्थर को फेंका जाता है तो वो 6 सेकंड के पश्चात वो पृथ्वी पर आ जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या देखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि पत्थर का जो प्रारंभिक वेग है वो ज्ञात कीजिए। तो जो पत्थर का प्रारंभिक वेग है वो अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इधर देखो गति के तृतीय समीकरण से। तो गति के तृतीय समीकरण से h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। मैं ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहा हूँ इसलिए मैंने प्लस लिया है। h का मान कितना दे रखा है 500 बराबर u का मान निकालना है, t का मान कितना दे रखा है 6 प्लस हाफ, g का मान कितना दे रखा है 10 और t का मान कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर। ये 500 आ गया आपके पास में, ये 6u आ गया प्लस में ये 5 टाइम्स, तो ये 5 इंटू 36, तो 500 इक्वल टू 6u प्लस 6 पंजे 30 की जीरो से लगी 3 5 15 18 180, यानी आपके पास 500 माइनस 180 कर सकते हो इक्वल टू में 6u। तो 500 में से 180 गए तो 320 बचे, क्योंकि 320 जोड़ेंगे तो 400 और 500, तो 320 बचे आपके पास में, ठीक है। या u इक्वल टू आपके पास आ गया 32 320 बटे 6। क्लियर। अच्छा अब 6 का भाग दो इसमें, 6 पंजे 30, कितने बचे 2 20 6 3 18, तो 53.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो उसका जो पत्थर का जो वेग था प्रारंभिक वो कितना था 53.33 मीटर पर सेकेंड, उसका पत्थर का वेग आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कि एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एक हेलीकॉप्टर गतिशील है, उसे एक पत्थर गिराया जाता है। मैंने मान लिया कि हेलीकॉप्टर यू वेग से गतिशील है, ठीक है। तो यू वेग से गतिशील है पत्थर, तो आपको उसका प्रारंभिक वेग निकालना है, गति का तृतीय समीकरण लगा दिया, सारी चीज़ आपको दे रखी है। तो आप सॉल्व करोगे यू का मान 53.33 आपके पास आ गया है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विराम अवस्था से, यानी u इक्वल टू क्या दे रखा है 0, तो विराम अवस्था से 490 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, यानी h इक्वल टू दे रखा है 490 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो ये 4.90 और क्या हो जाएगा मीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 4.90 मीटर हो जाएगा। अच्छा रेत में 70 सेंटीमीटर धंसकर, यानी रेत में कितना 70 सेंटीमीटर धंसकर स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, रेत द्वारा पिंड पर लगाया गया त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। और जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मामला क्या है कि एक सबसे पहले एक 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है और विराम अवस्था से उसे विराम अवस्था 490 की मीटर की ऊंचाई से उसे गिराया जाता है। मतलब नीचे रेत पड़ी हुई है काफ़ी और 490 सेंटीमीटर की ऊंचाई से 100 ग्राम का एक पिंड गिराया विराम अवस्था से। अब बेटा जैसे ही वो अच्छा एक उसका वेग होगा, तो जैसे प्रारंभिक वेग तो मैंने 0 माना है, तो उसको जैसे गिराया क्लियर तो वो रेत में धंसने लगेगा। अब वो रेत में 70 सेंटीमीटर धंसता स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब उस स्थिति में रेत ने उस जो 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड है उस पर कितना त्वरण उत्पन्न किया है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं निकलता हूँ कि जो वो रेत को टच करता है, जैसे ही मैंने 100 ग्राम का पिंड गिराया और जब वो रेत को टच करता है तब उसका वेग क्या होगा। क्लियर। तो रेत को टच करते समय उसका वेग क्या होगा, तो मैं लगा रहा हूँ गति का तृतीय समीकरण। क्या लगा रहा हूँ बेटा, गति का तृतीय समीकरण। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि पिंड ऊपर से नीचे क्यों गिराया जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिया है। अच्छा बी तो मुझे निकालना है, प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है 0 प्लस 2 इंटू 9.8 और h का मान कितना रखा है 4.90। क्लियर। यानी बी स्क्वायर इक्वल टू, यदि मैं इन दोनों को यानी 2 को 9.8 से फिर इससे गुना करूँगा तो आपके पास 9.7 इंटू 9.8
9.7 इंटू 9.8, तो अप्रॉक्सीमेट जो b का मान आ जाएगा, यानी 9.7 को 9.8 से गुना करना है, तो अप्रॉक्सीमेट इसका मान आ जाएगा b का 9.8 और मीटर पर सेकेंड। यानी रेत को टच करते समय जो द्रव्यमान का, यानी इस 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड का जो वेग था वो कितना 9.8 मीटर, यह पिंड का पृथ्वी से टकराते समय वेग है। तो ये क्या है, यह पिंड का रेत से टकराते समय वेग है। तो जो बेटा b आया b इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है कि पिंड का रेत से टकराते समय क्या है, वेग है। अतः जमीन में धंसते समय, अतः रेत में धंसते समय यह प्रारंभिक वेग की तरह कार्य करेगा। तो ये रेत में धंसते समय ये प्रारंभिक वेग की तरह काम करेगा, यानी u डैश मान लेता हूँ, तो u डैश इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो u डैश हो जाएगा ये, यानी जब रेत से टच करेगा तब तो ये b था, लेकिन जैसे धंसेगा तो ये u डैश यानी प्रारंभिक वेग की तरह कार्य करेगा। तो यानी u डैश आपके पास में कितना गया 9.8, और जबकि b डैश अंतिम वेग जब उसका शून्य हो जाएगा तभी तो वो रुक जाएगी, स्थिर अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। और g इक्वल टू कितना है 9.8, ठीक है, यानी त्वरण कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये चीज़ें आपको दी गई है। दोबारा से गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे, तो गति के तृतीय समीकरण से, किससे, गति के तृतीय, सॉरी त्वरण तो हमें ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करो, ठीक है। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर? बात आती है मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो जमीन में जैसे ही धस रहा है तो बेटा वो मंदन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? मंदन की। बेटा मैंने यहाँ पर माइनस त्वरण जो लिया वो माइनस क्यों लिया, तो माइनस इसलिए लिया है कि जैसे ही वो रेत में धसेगा तो ये मंदन की स्थिति हो जाएगी, यानी वो स्थिर अवस्था में आने लगेगा पिंड, तो ये मंदन की स्थिति हो जाएगी। और जब भी मंदन की स्थिति होती है तो त्वरण को कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। ये मैंने आपको पहले बताया है। तो अंतिम वेग यानी इसको बी डैश, इसको यू डैश, इसको जो भी है, ठीक है, ये 0 हो गया। यू डैश का मान कितना बना मैंने 9.8, तो 9.8 इंटू 9.8 फिर माइनस 2a, और s का मान देखो यहाँ पे s का मान कितना है, s का मान 70 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 0.7 मीटर। क्लियर? तो ये आ गया 0.7। क्लियर? ये इसको ऐसे लिया तो 7 दूनी 14, यानी 1.4 इंटू ए और 9.8 इंटू 9.8। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो a इक्वल टू कितना आएगा 9.8 इंटू 9.8 अपॉन में 1.4, यानी इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो त्वरण का मान आएगा, तो आपके पास जो त्वरण का मान आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, तो त्वरण का मान आपके पास में आ जाएगा 68.60, तो 68.60 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर? तो ये 68.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमेशा नेगेटिव लेके चलना है तो उसको माइनस लेके चलेंगे क्योंकि मंदन की स्थिति है, तो माइनस 68.60 और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। यानी रेत कितना त्वरण लगाएगी उस पर 68.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगाएगी। तो बेटा इस प्रकार से मैंने आज आपको टोटल 8 क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, जो भी न्यूमेरिकल है, और भी उनको नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लियर बेटा? यदि कोई दिक्कत आए तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर 9509372743 ये मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता रखे हैं, इसी पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।